Good morning, sir. Good morning.
हाँ हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो। अप्रॉक्स 7 स्टूडेंट अभी तुरंत ज्वाइन हुए हैं। आप लोग टाइम पे ज्वाइन हो जाया करो, ठीक है? अदरवाइज मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि टाइम पे ज्वाइन हो जाओ। चलो, किसी को कोई डाउट है प्रीवियस चैप्टर में तो बोलो। एनीवन? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब नहीं तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। आवाजें आ रही है? हाँ सर। ओके। हाँ सर। चलो तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बोला था पीरियोडिक टेबल, ठीक है? हम लोग पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं बच्चे। हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। हाँ, जो भी बच्चे लेट ज्वाइन हो रहे हैं मैं मैक्सिमम 8:05 तक वेट कर सकता हूँ। आज फर्स्ट क्लास था पीरियोडिक टेबल का, इसलिए थोड़ा वेट कर लिया। अदरवाइज 8:05 पे आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम 8:05, ठीक है? इसलिए आप लोग टाइम पे ज्वाइन होया करो, इतना भी लेजी नहीं बनना है। मैं देख रहा हूँ अभी ज्वाइन हो रहा है बहुत सारे बच्चे, 2 बच्चे अभी ज्वाइन हो। जो भी अभी ज्वाइन हो रहे हो बच्चे, लेट बिल्कुल नहीं। अगर लेट हो रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये मत समझो कि ये क्लास 9th-10th है ना? अब आप लोग 11th-12th में आ गए हो और 11th-12th का क्लास थोड़ा सा भी मिस करोगे तो आपकी फिर दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए अभी जैसे अभी एक बच्चे और ज्वाइन हुए, तो इसलिए आप लोग टाइम पे ज्वाइन हो जाया करो। अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास से टाइम पे ही स्टार्ट कर दिया करूंगा। चलो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल जो है एक्चुअल में आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल क्लास 10th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो क्लास 10th में जो आप लोगों ने पढ़े प्लस ब्रिज कोर्स में भी हम लोग पढ़े कुछ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ाई किए तो उसमें अभी तक जो हम लोग पढ़े उतनी सफिशिएंट हम लोग अभी तक उतना नहीं पढ़े, ठीक है। ये जो चैप्टर आप लोगों का पीरियोडिक टेबल आता है ये इनऑर्गेनिक का होता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में आपका टोटल 3 चैप्टर है बच्चे, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे 11th और 12th में। वो कौन कौन सा है? पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये 3 चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन? पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इन 3 चैप्टर पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, बाकी इस पे भी ध्यान देना है बट इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। इसमें क्या होता है आपके एनसीईआरटी से बाहर का भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। बाकी जितने भी इनऑर्गेनिक का पार्ट है आपके एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहते, लेकिन इस 3 चैप्टर से कुछ पार्ट क्या रहेगा आपको एनसीईआरटी से बाहर भी रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी के बाहर भी पढ़ना है और इस पे जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग क्वेश्चन उसको करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़ लोगे तो फिर क्या होगा, इसको और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे तो बाकी टी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे चीज हेल्प भी मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की रिक्वायर्ड क्या, क्यों पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ा, कोई बताओगे? एनीवन? सर एलिमेंट्स को Simple, क्लासिफाई क्योंकि करने हम के लिए। एलिमेंट्स को अच्छे से स्टडी कर पाए। अच्छा, To make the और study कोई? simple. To classify elements. यस यस बोलो। To understand the trend between the elements. ओके, और कोई? Understand what are the metals, metalloids or non-metals. नो, तो हम लोगों ने केवल 3 ही भागों में क्यों नहीं डिवाइड कर दिया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स? अगर हमें स्टडी ऑफ मेटल, मेटलाइट एंड नॉन मेटल करनी हो तो हम इसको पीरियोडिक टेबल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग में मेटल्स रखते हैं, दूसरे में नॉन मेटल्स रखते हैं, तीसरे में मेटलाइट रख सकते हैं। To study the properties of different elements, properties of different elements, and Study of make the- To similar. study the fundamental properties of fundamental particles. हाँ, इसमें ऐसा है क्या कि फंडामेंटल पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी बताता है? नहीं सर। To understand the trend between the elements. हाँ, ट्रेंड बिटवीन ये बोल सकते। चलो और कोई? To make similarities and dissimilarities between different elements. देखो एक्चुअल में क्या हुआ कि बहुत सारे एलिमेंट का डिस्कवर हुआ है ना। पहले क्या था, कम अमाउंट था, तो अगर हमें 4-5 एलिमेंट का नाम बोले उसको याद रखने के लिए बोले तो तुरंत हम याद कर लेंगे। लेकिन अगर हम बोले 120 को याद करो, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में याद रखना तो थोड़ा डिफिकल्ट होने लगता है कि नहीं? याद करने वाला कर सकता है बट क्या है थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो हम लोग क्या करते हैं कि लोग क्या किया गया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को एक जगह इस तरह से अरेंजमेंट किया गया जिससे उसको क्या करे ध्यान याद करने में आसान हो। जैसे टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है रेडियस, तो ये तुरंत याद हो गया कि अगर हम पीरियोडिक टेबल देखे तो ऊपर से नीचे जा रहा है तो रेडियस क्या बोलेंगे, इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ही देखे पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट हो रहा है मतलब डिक्रीज बोल देंगे। तो इन सबको थोड़ा सा क्या हो कि जितने भी एलिमेंट हो उसको माइंड में रखने के लिए, ठीक है, इजी वे में,
ठीक है, तो इसलिए उसके लिए क्या बनाया गया, एक टेबल बनाया गया सारे एलिमेंट का, उसी को हम क्या बोले, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो एक सिंप्लीफाई वे में जो रखा गया एक टेबुलर वे में, ठीक है, उसको हम क्या बोले, पीरियोडिक टेबल। तो अलग अलग साइंटिस्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग तरीके से अपने अपने अनुसार से इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जिस अनुसार से एलिमेंट का डिस्कवर होता गया, उस अनुसार से अलग अलग साइंटिस्ट क्या हुआ कि हमने अगर कोई चीज, देखो थ्योरी क्या होता है, अगर किसी ने बोला कि अगर आप पढ़ोगे तो क्या होगा, आप पास हो जाओगे, लेकिन बच्चा ने पढ़ा और पास नहीं हुआ, तो उसने फिर उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, कुछ बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे पास हो गए लेकिन कुछ बच्चे नहीं पास हुए। तो उन्होंने देखा क्या कि कुछ बच्चे अगर जो नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन पास नहीं हुए, उसका कारण था कि वो सिंसियर होकर के नहीं पढ़ाई किया, है ना। तो उस थ्योरी में हमने क्या संशोधन कर दिया कि अगर आप पढ़ोगे सिंसियर होकर के तो पास हो जाओगे, है ना। उसी प्रकार क्या होता है कि अलग अलग क्या हुआ, थ्योरी जैसे कोई आता है, अगर कोई फेल हो जाता है तो क्या कारण था फेल होने का, फिर जो क्या उससे बन रहा है, तो उसको उन्होंने रिलेट कर दिया, तो उसी को क्या कहते हैं, थ्योरी कर देते हैं, न्यू थ्योरी, है ना। उसी प्रकार पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, पहले क्या हुआ कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया, फिर उन्होंने क्या किया, इसको अलग अलग तरीके से, फिर वो क्या हो गया, फेल, फिर दूसरे आए, फिर उसने बनाया, फिर क्या हुआ, फेल। इस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाते गए। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाया। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि पहले क्या था कि एलिमेंट क्या था, बहुत कम, है ना। तो एलिमेंट जो था बहुत कम थे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या बोला कि, एक साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ये क्या होगा, हाइड्रोजन के इंटीग्रल होंगे। ठीक है, इसको क्या बोल दिया उन्होंने, हाइड्रोजन के इंटीग्रल। ठीक है, तो उसके बाद जाकर के फिर वो लेबोसियस ने फिर बनाया, फिर लेबोसियस ने पीरियोडिक टेबल बनाया। उन्होंने क्या किया, मेटल और नॉन मेटल दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। फिर क्या हुआ कि मेटलाइट का डिस्कवर हुआ, तो ये भी क्या हो गया। फिर तो ट्राइड्स रूल आया, ट्राइड्स रूल में क्या बोला कि 3 एलिमेंट का जो है फर्स्ट और लास्ट वाले का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा, वो अगर सेकेंड वाले के मतलब मिडिल वाले के इक्वल हो, तो तीनों का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर। ठीक है, बट इनिशियली क्या रहा, सही रहा, लेकिन आफ्टर सनशाइन क्या हो गया, वो भी फेल हो गया। उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल आया, है ना। न्यूलैंड्स ऑक्टेव ने क्या बोला, उसने बोला कि सारे गामा पादा नी सा जो म्यूजिकल नोड है, उसके अनुसार से हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग मास के अनुसार से लगाए, तो क्या होगा, आपका जो प्रॉपर्टीज आएगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाले का रिपीट 8वें होगा। वाले का सेम होगा, है ना। तो इसमें भी क्या हुआ, आफ्टर अप टू कैल्शियम तो सही रहा, लेकिन आफ्टर कैल्शियम ये भी क्या हो गया, डिलॉक एलिमेंट का डिस्कवर हुआ, तो यानी तो उसमें भी क्या हो गया, फेल हो गए। तो फिर उसके बाद आप लोगों को मालूम ही है, तो अलग अलग साइंटिस्ट इस तरह से क्या किया, इसको अरेंजमेंट किया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, लिख लोगे थोड़ा सा, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सबको बात करना है, जो जो हमें बोलूंगा इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखना है, बाकी को थोड़ा बहुत ध्यान रहे। ठीक है, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल हेडिंग लिखे आप लोग, लिखोगे, इट इज अ systematic tabular way it is a लिखोगे, it is a systematic tabular way, it is a systematic tabular way, tabular way। तो टेबुलर मतलब टेबुलर मतलब क्या हुआ कि एक
टेबल, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे 2 4 6 8 3 6 9 12, ये क्या हो गया, एक टेबल हो गया, हुआ ना, टेबल के फॉर्म में। टेबल के फॉर्म में, सिस्टमैटिक टेबुलर वे, ठीक है, सिस्टमैटिक टेबुलर वे ऑफ राइटिंग एलिमेंट ठीक है, ऑफ राइटिंग एलिमेंट। तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस अनुसार से, देखो बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल का को अरेंजमेंट किया, ठीक है, लेकिन उसमें से जो थोड़ा सा क्या हुआ पॉपुलर वाले हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल जो हम लोग पढ़े उतना ही साइंटिस्ट है। पहला हम लोग देखते हैं प्राउड्स। सर एक डाउट है बोलो। सर, 92 के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनको सिंथेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं, तो मतलब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो सब फंडामेंटल पार्टिकल्स है उनको तो ऐसे देख नहीं सकते ना, तो फिर उन्होंने वो सिंथेटिक एलिमेंट्स कैसे बनाए? 92 के बाद जो भी आता है ऐसा नहीं है, डिस्कवर हुआ है बच्चों। उसको देखो, उसमें क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट क्या है, 92 के बाद आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हाँ सर। है ना, तो उसको क्या आता है रेडियो इलेक्ट्रिक, जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा कि जब उस पे अल्फा पार्ट के लिए आप बीटा या गामा डेल्टा अलग अलग जो है, अगर कोई पार्टिकल उस पर कोलाइड करता है, फिर जाकर के रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है या फ्यूजन होता है या सीजन होता है, तो क्या होता है कि एक अलग एलिमेंट का बनता है, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, सिंथेसिस। और कोई वो नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो हम लोग काउंट निकालते हैं ना। मतलब सर वो जो एक एलिमेंट जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उस पे रेडियो एक्टिव रेस डाल के न्यू एलिमेंट बना है। हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है कि रेडियो एक्टिव का मतलब ही होता है कि अगर कोई रेडिएशन अगर उसके ऊपर हो तो उसके साथ क्या करे, रिएक्शन करके वो अपना एलिमेंट क्या होता है चेंज कर ले, ठीक है, अगर वो चेंज कर ले, जैसे हम लोग क्या था, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े डाल्टन थ्योरी पढ़े ना। हाँ सर। उसमें क्या था कि ना ही एलिमेंट क्या होता है कि हम लोग बना सकते हैं, मतलब ना ही फॉर्मेशन होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, बट रेडियो एक्टिव क्या होता है, फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रॉय दोनों होते हैं, ठीक है, इसलिए तो वो डाल्टन का मैक्सिमम थ्योरी के मैक्सिमम पार्ट क्या हो गया, फेल हो गए। हाँ सर। हाँ, क्या बता रहे थे हम लोग, Prout. हाँ लिखा है इसमें क्या, नहीं सर, सिखाई नहीं। लिखोगे, इसमें लिखोगे ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑल, देखो प्राउड्स ने केवल ऐसे दिया, इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल द एलिमेंट आर all the elements are क्या लिखे बच्चे, all the elements are integral properties of all the elements are integral properties of hydrogen atom, all the elements are integral properties of hydrogen atom, ठीक है, all the elements are integral properties of hydrogen atom। देखो, जैसे इसने क्या बोला कि ये हाइड्रोजन के ही प्रॉपर्टीज से क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स में होंगे, जैसे क्या है कि अगर उसका मास डबल हो, ट्रिपल हो, यानी उसका क्या हो गया, डेंसिटी क्या हो गया, डबल हो गया, जैसे हाइड्रोजन होते हैं सेम टू सेम
उस तरह से ये भी होगा। लेकिन ये जैसे ही इन्होंने थ्योरी दी है उसी के कुछ समय के बाद क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि अगर उसका हाइड्रोजन से लिथियम का डेंसिटी 3 टाइम मास 3 टाइम्स है तो डेंसिटी भी 3 टाइम्स एक होगी। बार रिपीट कर। मैंने बोला कि स्प्राउट्स वाले में ऑल द एलिमेंट आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मतलब इस प्रॉपर्टीज जो है इसके इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, जिस अनुसार से मास अगर 4 टाइम्स चेंज हुआ तो डेंसिटी भी 4 टाइम्स चेंज होंगे, वॉल्यूम भी 4 टाइम्स चेंज होंगे। अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होगा उसी के अनुसार से चेंज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लिखोगे सेकेंड, लेवोसियस। LAVOISIS, लेवोसियस। ठीक है, लिख लोगे लेवोसियस। लेवोसियस को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है बच्चे। ठीक है, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्या है कि इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में पढ़ लिया करते हैं। ठीक है, तो लेवोसियस ने क्या किया था कि एलिमेंट मतलब जो पीरियोडिक टेबल जो इन्होंने बनाया था, इन्होंने क्या किया, मेटल और नॉन मेटल को 2 अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसमें लिख लेना लेवोसियस में ब्रैकेट में लिख लेना फादर ऑफ केमिस्ट्री। आपको जेई या नीट में तो पूछेगा नहीं, फॉर फ्यूचर आपके कहीं पे अगर जीके के बारे में या कहीं पे हो तो वहां पे आपका यूज हो सकता है। ठीक है, तो लिखोगे लेवोसियस में ब्रैकेट में लिख लेना फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो लिखोगे इसमें it is made a periodic table, yeah, it is divide a periodic table in 2 parts. It is divide a periodic table in 2 parts. ठीक है, it is divide periodic table into 2 parts. कौन कौन? मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। ठीक है, मेटल इन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और ये नॉन मेटल क्या होगा, नॉन मेटल के ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रो निगेटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन। ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रो निगेटिव मतलब गेन गेन ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसको हम क्या रख दिए इसमें, नॉन मेटल में, और जो लॉस करेगा उसको क्या रखे, मेटल में। ठीक है, लिख लिए बच्चे? हाँ सर। हाँ सर। तो अब एक चीज देखो बच्चे, इसमें हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल में इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो क्या हुआ कि जैसे ही मेटलाइट का डिस्कवर हुआ, किसका डिस्कवर हुआ बच्चे, मेटलाइट का। जैसे ही मेटलाइट का डिस्कवर हुआ ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया ना? यस सर। हाँ सर। है ना, तो ये क्या हो गया, आपका इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो लिख लोगे इसमें नीचे क्या हुआ कि जब डिस्कवर हुआ किसका, मेटलाइट का, है ना। सर। हाँ बोलो सर, प्राउड क्यों इनवैलिड रहा? प्राउड्स में देखो ऐसा होता है क्या, जैसे हम लोग हाइड्रोजन लिए, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है।
होता है ना, एटॉमिक वन नंबर वन भी क्या होता है, 1 होता है ना। अगर हम हीलियम लें, क्या इसके इंटीग्रल मल्टीपल टाइम में है क्या? चलो ये हाइड्रोजन गैस है, हीलियम भी गैस है, मान लिया, चलो सही है। बट लिथियम ले ले, ये 3 है, तो बताओ हाइड्रोजन है, अगर ये 1 है तो ये 3 है, तो इसका मास 1 है, तो डेंसिटी इसका जो हाइड्रोजन का डेंसिटी होगा उसके 3 टाइम्स लिथियम होंगे क्या? नहीं। हीलियम होंगे उसके 2 टाइम्स क्या? नो। नहीं ना। तो जो जैसे इसका, तो इसलिए इन सब कारण से ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, बट इन्होंने स्टार्टिंग में बताया था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बट इसका कोई इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है। जैसे हमने अभी लेवोसियस के बारे में बोला, मेटल और नॉन मेटल में 2 अलग अलग डिवाइड कर दिया, बट इससे क्या काम चलेगा क्या हमारा? नहीं ना, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा इजी वे में हमको क्या रखना है, एलिमेंट के बारे में नॉलेज रखनी है ना। तो हमें क्या होना चाहिए, अब हम पूरे मेटल को पढ़ेंगे, सबका सारे मेटल का क्या प्रॉपर्टीज लगभग सेम होंगे क्या? नहीं ना। तो सारे मेटल का प्रॉपर्टीज लगभग सेम नहीं होंगे, हमको क्या होगा, सब मेटल के बारे में अलग अलग पढ़ना होगा। तो अलग अलग पढ़ना होगा, तो इस पीरियोडिक टेबल का क्या फायदा? ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, बट हम लोग इसको इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री का फादर ऑफ केमिस्ट्री इनको कहा जाता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और अदरवाइज इसका कोई आज तक कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया। ठीक है, किसी भी एग्जाम अपने जो 11th-12th के बेसिस पे जो एग्जाम होता है उसमें नहीं आया। हाँ, आगे पूछ सकता है आपके, जैसे जनरल नॉलेज के लिए अगर किस पूछ दे कि बताओ फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो वहां पर आपको ये सब ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मेटल और नॉन मेटल 2 अलग अलग भागों में डिवाइड किया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव को मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या बोला, नॉन मेटल। ठीक है, ठीक है, तो आगे लिख लेना। क्या लिखोगे, आफ्टर दिस, बट इसके नीचे लिख लेना, बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलाइट, but after discovery of metalite this periodic table is invalid. But after discovery of metalite this periodic table is invalid. लिख लिए? हाँ सर। ओके, चलो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट था, सर रिपीट करो ना एक बार। फिर से रिपीट। ओके, देखो क्राउड्स नाम रखना बहुत हो गया, जरूरत उतनी नहीं है। लेवोसियस थोड़ा सर सा नहीं, ध्यान अभी रखो। जो लिखा के दिए वो। अच्छा, हाँ, बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलाइट, यही लिखा है ना, हाँ सर। हाँ दिस सर। थ्योरी इज इनवैलिड, लिख लोगे, बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलाइट दिस थ्योरी इज इनवैलिड। ठीक है, यहां तक जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब जो आएगा डोबर्नियस-ट्रायड रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोबर्नियस-ट्रायड रूल, यहाँ तक तो हम लोग उतना अच्छे से पढ़े नहीं पढ़े कोई मतलब उतनी नहीं बनता, लेकिन अब जो भी आएगा वो सब के सब इम्पोर्टेंट है। हाँ, अभी हमारा क्लास स्टार्ट होने के आफ्टर 10 मिनट्स के बाद अप्रॉक्स 10 स्टूडेंट, 42 to 49 हो गया, यानी 7 स्टूडेंट ज्वाइन किए। मैं उन सभी बच्चे को बोल रहा हूँ टाइम पे ज्वाइन हो जाओ, कोई भी रीजन हो,
अदरवाइज प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगा बच्चे। ठीक है, हम अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में पूछ लेता हूँ क्या डाउट है क्या नहीं, अदरवाइज हम अगर पढ़ा दिए तो आपका छूट जाएगा तो आपको दिक्कत होगा। और कुछ बच्चे हैं क्लास कंप्लीट होने से पहले ही 10 मिनट वो लेफ्ट कर जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, क्लास टाइम पे स्टार्ट करो, क्लास खत्म होने के बाद ही लेफ्ट होना है। और लेफ्ट होने के लिए मैं यहाँ से खुद क्लोज कर देता हूँ, इसलिए बीच में ये नहीं कि लेफ्ट कर दिए पहले ही और लेट ज्वाइन हो। इसमें अगर आपको क्या होगा कि आपका जो पार्ट रह जाएगा तो आपको पूरा क्लास में डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आगे यही चीज क्रिएट डिस्टर्बेंस आगे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। एक दिन फिर क्या होगा कि आपको केमिस्ट्री पढ़ने में फिर मजा नहीं आएगा, लगेगा केमिस्ट्री अरे बहुत हार्ड है। ठीक है, इसलिए थोड़ा मेहनत करो, टाइम पे जगो, टाइम पे क्लास करो और जो काम बोलता हूँ उसको करके रखो। ठीक है, कम से कम टाइम पे क्लास स्टार्ट और क्लोज टाइम पे होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अब मैंने जो बोला कुछ तो कान में जाएगा ना, अदरवाइज मैं देख रहा हूँ चंद्रपुर, खास करके चंद्रपुर के बच्चों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो जा रही है। बहुत सारे, हम ऐसा नहीं कि स्कूल में, हम बहुत सारे बाहर के बच्चे से मिला। कारण क्या है कि वो लोग केमिस्ट्री को स्टार्टिंग में बहुत हल्के में लेते, लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन क्या होता है कि केमिस्ट्री क्या है कि हर एक पार्ट से रिलेटेड है। स्टार्टिंग में तो बहुत आसान लगता है लेकिन हर एक पार्ट से रिलेटेड है, और उसने छोड़ दिया तो वही उसके लिए डिफिकल्ट हो गया। और जिसने करता चला गया उसके लिए फिर क्या हो गया, आसान ही रह गया। इसलिए कभी भी लेट नहीं ज्वाइन होना और टाइम से पहले स्किप नहीं करना। ठीक है, अदरवाइज इससे अच्छा क्लास नहीं करना वो बराबर हो गया आपके लिए। थर्ड लिखोगे, डोबर्नियस ट्रायड या डोबर्नियस ट्रायड रूल भी बोल सकते हो। इन्होंने क्या किया बच्चे, 3 एलिमेंट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टी है उनके ट्रायड्स बनाए, और जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक वेट है उसका मीन लेके जो बीच में का एलिमेंट है वो उसका एटॉमिक वेट रहता था। थोड़ा सा लास्ट में गड़बड़ कर दी, पूरा तो आपने सही बोला। और कोई बच्चे, Doberan's triad, he formed the triad of 3 elements in which first and the third element's arithmetic mean is equal to the atomic mass of the middle element. He arranged सही बात। the elements in such a way that the average of 2 elements is similar to the middle one. Average of first and last element is equal equal is to middle approximately element, equal to the middle one. है ना। देखो बच्चे, हम लोग को क्या करना है, कभी भी हम लोग जो है कोई जैसे थ्योरी हो तो उसको तो हम लोग एक तरफ से याद कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू लाइन वाइज, बट बाकी चीज में जो फॉर कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, जेई और नीट के लिए आपको क्या करना है, उसका मीनिंग रखना है ध्यान। उसका क्या ध्यान रखना है बच्चे, मीनिंग। जैसे डोबर्नियस ट्रायड्स रूल है, डोबर्नियस ट्रायड्स रूल में क्या ध्यान रखना है, जैसे फर्स्ट और लास्ट वाले एटॉमिक मास का एवरेज मतलब अर्थमेटिक मीन
अगर मिडिल वाले के इक्वल या अप्रॉक्स इक्वल हो तो हम क्या बोलेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, हम इसको लाइन बाय लाइन याद रखने से अगर याद कर सकते हैं तो ठीक है, बट हमें इसका की मतलब मीनिंग जो होना चाहिए ये हमें ध्यान होना चाहिए। अगर हमें ये चीज ध्यान है तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आईआईटी आपको एज ए लैंग्वेज, एज ए थ्योरी के टाइप से एकदम पूरा लिखा हुआ 11th 12th के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के तरह से ये नहीं पूछता है। वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूछ लेता है कि क्या है, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है या नहीं। क्योंकि आप अगर डॉक्टर बन रहे हो या इंजीनियर बन रहे हो तो वहाँ पे आप लैंग्वेज लिखोगे नहीं, वहाँ पे आपको डॉक्टर बन रहे हो तो आप कोई बीमारी को ठीक करना है या किसी को पेशेंट को देख रहे हैं, उसको क्या हुआ है, कौन सा दवाई देना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि उसको एकदम थ्योरेटिकल पूरा लिख लिख करके ऐसा होता है क्या, नहीं। इसलिए ये क्या करता है, आपको पूछता है, कॉन्सेप्ट निकालता है कि क्या आपके कॉन्सेप्ट है या नहीं सही। ठीक है, तो डोबेनियस टैक्स ने क्या किया था बच्चे, कि इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो अर्थमेटिक मीन ऑफ मास होंगे वो क्या होगा, अगर मिडिल वाले के इक्वल हो या अप्रॉक्स इक्वल हो तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम। ठीक है, तो लिख लो, क्या लिखोगे, इट लिखोगे, इट वाज द classification of element, it was the classification of element, it was the classification of element into group of, it was the classification of element into group of three element, into group of three element, into group of three element which is similar, which is similar properties, which is similar properties such that, which is similar properties such that the atomic weight of the middle element, such that the atomic weight of the middle element, atomic weight of middle element was the arithmetic mean of the other two. Atomic weight of middle element was the arithmetic mean of, was the arithmetic mean of other two, was the arithmetic mean of other two. लिख लिए, was the arithmetic mean of other two. ठीक है, तो आपको मेन क्या ध्यान रखना, अदर टू का मतलब क्या हुआ, मिडिल वाले और अदर टू, मतलब थ्री ग्रुप का एलिमेंट हमने बनाया तो उसमें क्या बोल दिया, मिडिल वाले का जो एटॉमिक मास होंगे वो अदर टू के अर्थमेटिक मीन के इक्वल हो, है ना। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल में कोई बोलो, लीना के लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम सोडियम पोटासियम, पोटेशियम है ना। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7 7 होता है, हाँ हाँ 9 लिख लिया। और पोटासियम का 39 और इसका 23 23। चेक करो तो 7 CL प्लस BRI 39 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 23 23 आया ना। हाँ सर, तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर हो गए ना, हाँ है ना। तो इसमें पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वैलिड फॉर, या
वैलिड अकॉर्डिंग टू डोवेनियर-स्टाइल्स। तो आप लोग क्या करना है, जो 3 ग्रुप देगा फर्स्ट एंड लास्ट का क्या करना है, एटॉमिक मास निकाल लेना, उसका एवरेज निकालना। अगर वो बीच वाले के बराबर या इक्वल हो लगभग, तो वहां पे क्या होगा, ये वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड। समझ में आया? हाँ, एक बच्चा और किसी ने बोला एग्जांपल, क्या बोला बच्चे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ClBrI. ClBrI। क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80, 127, हाँ, 80. और इसका 127 ना। 127, हाँ सर। एवरेज निकालो, क्या आ रहा है? 81.25, 81.25 आ रहा है। हाँ सर। 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 81.25। तो अप्रॉक्स इसके बराबर है ना। हाँ, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी। हाँ बोलो। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, Bromine, barium, Calcium, strontium, barium, कैल्शियम, strontium, barium. barium. अच्छा उसका आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है सर। SR का एटॉमिक मास 88, 88, और BA का 137, 37, 137। एवरेज कितना आया यहाँ पे? 88.5, कितना आया? 88.5। 5. ये भी अप्रॉक्स इक्वल आ गया ना। हाँ, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन का कितना होता है बच्चे? 18। है 18 कहाँ होना है? 19 होता है ना। हाँ सर। क्लोरीन का 36, 35.5, 35.5 ना। ब्रोमीन का 80, 18, एवरेज लोग क्या आ रहा है? बोलो। 49.5। 19 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 49.5। बहुत ज्यादा है ना। हाँ सर। आया नहीं? हाँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन क्या है, प्रॉपर्टी तीनों का सेम है। हाँ सर। हाँ सर। क्या हैलोजन है, एलिमेंट है, हाँ। दोनों लगभग सेम आता है इसका। ठीक है, ये जिस एलिमेंट से रिएक्शन करता है ये भी उसी से करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनवैलिड हो गया ना, है ना। प्रॉपर्टीज तो सेम आ रहा है, बट अर्थमेटिक मीन आ रहा है क्या? नहीं। तो इस यहाँ पे क्या हो गया, इनवैलिड। तो आपको पूछेगा कहाँ पे इनवैलिड है, आपको ये नहीं देखना है कि हमने यहाँ से पढ़ा है। आपको क्या करना है बच्चे, फर्स्ट एंड थर्ड का अर्थमेटिक मीन निकालना है, यानी एवरेज निकालना है, और सेकेंड वाले का अगर बराबर है तो वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से क्या पूछा जाएगा, यही कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड और इनवैलिड, दोनों में से कोई एक। ठीक है। हाँ सर। सर फिर हमें किधर तक हमें एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे, एटॉमिक नहीं 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 नहीं, उसमें दिया रहेगा, दिया रहेगा, दिया रहेगा। अगर नहीं दिया होगा तो आपके जो है क्या कहते हैं, ये क्या, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये पूछा, इसमें आप नहीं देगा ना।
सर जैसे बस ये 3 ही जगह ट्रायड्स है। नहीं, और भी है। सेलेनियम, पैलेनियम और सल्फर का बनता है। और भी है जिसके क्या होंगे, इस तरह से होंगे। ठीक है, आपको मेन क्या देखना है, और जब भी बोल पूछे तो आपको क्या चेक कर लेना, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन अगर सेकंड के अप्रॉक्स इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, है, अदरवाइज क्या बोलेंगे, नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि नहीं। आप किसी ग्रुप का उठाओ, उसमें बहुत सारे क्या आएगा, सिमिलर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी। कौन सा, फोर्थ हो जाएगा या फोर्थ होगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हाँ सर। देखोगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ठीक है, इसलिए हाँ सर। चलो इसमें देखोगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव में क्या है बच्चे, इन्होंने ऑक्टेव, ऑक्ट मतलब क्या होता है, 8 वे अभी पढ़े ही है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो हम लोग म्यूजिकल नोड है, म्यूजिकल नोड क्या है, सारे सारे गा गमो सारे सारे गामा पाधन पाधा नीसा, है ना, हर्षिकार या दीर्घिकार होगा, देख लेना वो अपने अनुसार से। सारे गामा पाधा नी सा, शायद हर्षिकारी होता है। ठीक है, कुछ भी हो, हमें कोई मतलब है मेन नोड से। ठीक है, तो ये म्यूजिकल नोड होते हैं। कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। हाँ इस म्यूजिकल नोट्स में 8 टोटल है। तो फर्स्ट और 8 वाला, फर्स्ट और 8 क्या है, सिमिलर है Same. ना। हाँ फर्स्ट और 8 क्या है, सिमिलर। तो इन्होंने क्या बोला, यही एक फर्स्ट पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने कोई लॉजिक बेसिस पे क्या किया, पीरियोडिक टेबल को बनाया। ठीक है, बाकी तो जो आया उसके अनुसार से देख करके बता दिया कि इस तरह होगा, मेटल है तो मेटल वाला और नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया। जब उसका डिस्कवर हुआ तो वो कैंसिल हो गया। तो अलग अलग अपने अनुसार से बताते गए तो क्या हो गया। लेकिन इन्होंने पहला साइंटिस्ट है जो कि लॉजिक लगाया है कि नहीं, सारे गामा पाधा निशा, हाँ ये सर। तो एक लॉजिक ही है कि नहीं। इन्होंने क्या बोला कि इंक्रीजिंग मास ऑर्डर में, क्या बोला, एलिमेंट को इंक्रीजिंग मास ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट वाले और 8 वाले का क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगे। ठीक है, जैसे क्या है, लिथियम, और उसके बाद क्या है, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन ना, हाँ सर। क्या करके, सोडियम, सोडियम सोडियम, मैग्नीशियम, 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 एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन। फ्लोरीन। है ना। उस समय देखो नोबेल गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था, नियॉन आर्गन का, इसलिए वो नहीं आया। ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्या हुआ कि सोडियम। तो इन्होंने देखा कि देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8
तो देखो फर्स्ट और 8 का क्या हुआ, सिमिलर प्रॉपर्टी। इसके अनुसार से 8वां कौन सा आया, मैग्नीशियम। इस दोनों का क्या है, सिमिलर। इस दोनों का क्या है, सिमिलर पोटासियम कैल्शियम। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, सिमिलर प्रॉपर्टीज आता गया। लेकिन जैसे ही आफ्टर डिस्कवरी ऑफ कैल्शियम हुआ, कैल्शियम के बाद जो डिस्कवर हुआ, वहां पे क्या हो गया, ये इनवैलिड। वहां पे क्या हो गया, ये इनवैलिड। ठीक है, तो उस समय तक क्या हुआ था, नोबेल गैस का डिस्कवर भी नहीं हुआ था। लेकिन उस नोबेल गैस से पहले इन सब एलिमेंट का जो डिस्कवर हुआ, वो क्या हो गया, यहाँ पे इनवैलिड। ठीक है, तो ये कहाँ तक केवल अप्लीकेबल हुआ, अप टू कैल्शियम, कैल्शियम। है ना, अप टू कैल्शियम। ठीक है, तो लिख ले इसमें। सर हाँ बोलो। सर इसमें न्यूलैंड ने हाइड्रोजन को क्यों इंक्लूड नहीं किया? हाँ उसने हाइड्रोजन को, हाँ हाइड्रोजन भी तो हो सकता था। सर तब हाइड्रोजन को डिस्कवर नहीं हुआ होगा ना। नहीं डिस्कवर तो हो चुका था, हाइड्रोजन डिस्कवर प्राउट ने दिया तो वो उससे पहले ही दिया प्राउट था ने ना। ही बताया था ना। सर लेकिन वो जो हम लोग ने 10th में पढ़ा था, वो जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव का जो टेबल था, उसमें हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से चालू हो रहा था, हाइड्रोजन लिथियम बेरियम बोरॉन। यस हो सकता है, आप रख सकते हो। अगर हाइड्रोजन को रखें तो हाइड्रोजन के अनुसार से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज फ्लोरीन के प्रॉपर्टीज से बहुत से मैच कर रहा है। अभी भी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन that are present in first group, but 50% its properties from first group and 50% properties from 17 group match. So you can put hydrogen also. But मैंने जो बुक में देखा था उसमें लिथियम बेरिलियम बोरॉन से ही स्टार्ट था। सर मॉड्यूल में भी लिथियम से स्टार्ट है। हाँ अच्छा सर। मॉड्यूल में भी लिथियम से ही स्टार्ट है ना, बट हम हाइड्रोजन को भी अगर पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हाइड्रोजन को भी रखेंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोजन का 8वां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोरीन से मैच हो रहा है ना। यस मैच हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन भी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है ना। बोलो बोलो। हाँ सर। है ना, जैसे CaCl2, तो यहाँ पे CaH2 भी, NaCl NaH भी होता है ना। तो इसका भी प्रॉपर्टीज क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से मैच करता है, और इसका प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट से भी कुछ मैच करते हैं। ठीक है, जब हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट ब्लॉक में, तो वहां पे हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, इसका क्या होता है, इस वाले और उस वाले ग्रुप से मैच करता है। तो इसलिए आप इसको रख सकते हो। सर हाइड्रोजन को मेटलॉइड्स में क्यों नहीं डाला? क्योंकि मतलब कभी वो किसी एलिमेंट के सामने लगता है मेटल जैसे, और कभी किसी एलिमेंट के लास्ट में लगता है। मेटल जैसा कैसे लगता है बच्चे? मेटल का जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हो, क्या उस प्रॉपर्टी से ये मैच करता है क्या? नहीं। क्लास 9th में था ना मेटल और नॉन मेटल। हाँ उसमें आपने प्रॉपर्टीज पढ़े हो, क्या मेटल के प्रॉपर्टीज से मैच करता है हाइड्रोजन? नहीं। तो ये तो क्या हुआ, नॉन मेटल ही होगा ना। हाँ सर। क्योंकि उसका प्रॉपर्टीज मैच करता है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज जैसे रिएक्शन करना, बॉन्ड बनाना, वो क्या होता है कि बहुत सारे इससे मैच करता है, कुछ उससे मैच करता है। जैसे इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितना है, इसके सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको कितना इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है, 1। इस वाले सेल को भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। अरे नोबेल गैस में पहुंचने के लिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 ही ना। 1। हाँ सर। इस वाले ग्रुप में भी देखो हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले आयोडीन वाले में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1।
समझ में आ गया? इसलिए ये वाला जो एलिमेंट हाइड्रोजन है उसका प्रॉपर्टीज को क्या होता है, मैच करता है। ठीक है, तो आप हाइड्रोजन का भी रख सकते हो, बट मैंने देखा है बहुत सारे बुक में ऐसा नहीं था, हो सकता है आप रखोगे तो भी चलेगा, कोई ऐसा गलत नहीं है। ठीक है, तो लिखोगे इसमें सब लोग नील ऑक्टेव रूप में लिखना। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट he was the first scientist to give he was the first scientist to give periodic table. He was the first scientist to give periodic table. He was the first scientist to give periodic table according to logical basis. According to logical basis. He was the first scientist to give periodic table according to logical basis. According to logical basis. ठीक है, to give according to logic, इसके अनुसार से दिया इसने ना लॉजिकल बेसिस। आगे लिख लेना according to Newlands, हाँ नहीं नेक्स्ट लाइन लिखना है। according to Newlands, element are ठीक है, according to Newlands, element are arranged in increasing order of, according to Newlands, elements are arranged in increasing order of atomic mass. Increasing order of, सर रिपीट करो ना प्लीज। according to Newlands, elements are arranged in increasing order of atomic mass. Elements are arranged in increasing order of atomic mass. Increasing order of atomic mass लिख लिया ना। then फिर से बोलना, क्या बोला बच्चे, मैसेज कर दो, आपका आवाज कट रहा है। सर फर्स्ट लाइन बताओ ना। अच्छा, फर्स्ट लाइन क्या लिखा था बच्चे? ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव आइडिया अबाउट, क्या लिखा था बच्चे, कोई बोलो। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव periodic table according to logical basis. हाँ, he was the first scientist to give periodic table according to logical basis. ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है, नेक्स्ट लाइन बोला मैंने लिखने के लिए,
according to Newlands, elements are arranged in increasing atomic mass. Then eighth element starting from first, will have similar properties. Will have similar properties. सर हाँ बोलो. सर देन एट एलिमेंट के बाद Then eighth element starting from first will be या will have लिखा है, will have similar properties. First will have similar properties to first element. Will have similar properties to first element. Will have similar properties to first element. ठीक है? According to musical note. According to musical note. According to musical note. इसको लिख लिया? हाँ ओके, जिसने लिख लिया है तो ठीक है, जिसने नहीं लिखा है लिख लो फटाक से. जिसने लिख लिया है तो ठीक है. समझ में आ गया ना? इसका ड्रॉबैक क्या हुआ बच्चे? ये बेल्ट कहाँ कि तक वो है? कैल्शियम के बाद It was only applicable to अप टू calcium. कैल्शियम तक. और उस समय डिस्कवर ऑफ नोबेल गैस नहीं हुआ, इसलिए उसका पोजीशन इसमें कोई फिक्स बताया नहीं गया. पोजीशन ऑफ नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था, बट पोजीशन ऑफ नोबेल गैस इज नॉट प्रेजेंट. ठीक है, तो लिख लेना. It is valid up to calcium atom. It is valid up to calcium atom. ठीक है, लिख लिया ना? हाँ सर. हाँ सर. चलो, अब हम लोग, आप लोग देखोगे क्या कहते हैं, आपके मॉड्यूल में देखो तो लूथर मेयर का भी दिया हुआ है क्या? हाँ सर, लूथर हाँ, मेयर सर. एटॉमिक वॉल्यूम हाँ, सर. कर्व दिया है. ओके, चलो तो हम लोग उसका भी पढ़ लेते हैं. ठीक है, देखो तो ये उन्होंने भी पीरियोडिक टेबल दिया था ना? हाँ, लेकिन लूथर मेयर वाले उतना सवाल नहीं आते हैं. ठीक है, बट पढ़ लेते हैं इसको भी. ठीक है, नेक्स्ट दिन लिखोगे. कौन सा होगा? 5वां ना बच्चे? हाँ सर. चलो हाँ, सर. लिखोगे लूथर मेयर. हाँ बोलो. सर ME है. ME है. ओके, MEYER मेयर. चलो, इन्होंने जो वर्क किया, ठीक है, अगर हम लोग एक एक एलिमेंट का याद रखते हैं और इनके वर्क दोनों क्या हुआ
सेम होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था बच्चे, इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट किया। ठीक है, क्या किया कैलकुलेट, एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया, एटॉमिक मास को उसके डेंसिटी से अगर डिवाइड कर दे, मास बाय डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, हाँ, तो एटॉमिक मास को उसके डेंसिटी से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी क्या करके इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। डेंसिटी जो लिया इन्होंने सारे एलिमेंट को एट अ सॉलिड स्टेट पे। ठीक है, सारे एलिमेंट का कहाँ किस पोजीशन पे, सॉलिड स्टेट पे, क्योंकि अगर गैसेस में लेगा तो सबका डेंसिटी अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए हम इन्होंने कंडीशन क्या किया, सॉलिड स्टेट में। तो इन्होंने डेंसिटी सबका लिया और उस डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, वॉल्यूम। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया फिर उसके बाद जाकर के एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस मास के टर्म में ग्राफ ड्रॉ किया, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस मास में। सर तब नोबल गैस डिस्कवर हो गए थे? नहीं, सर नहीं समझा, और एक बार बताओ नहीं। बता रहा हूँ। देखो क्या किया इन्होंने, डेंसिटी निकाला, सॉरी वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम इक्वल तो क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। इन्होंने डेंसिटी जो लिया सारे एलिमेंट का सॉलिड, ठीक है, एट सॉलिड पे सबका डेंसिटी निकाला। डेंसिटी निकालने के बाद मास अपॉन वॉल्यूम करके, सॉरी मास अपॉन डेंसिटी करके सबका वॉल्यूम निकाला। ठीक है, सारे एलिमेंट का निकालने के बाद एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास ग्राफ ड्रॉ किया। एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया। उसके बाद इन्होंने देखा क्या कि जैसे ग्राफ का क्या हुआ कि कहीं पे पिक आया, जैसे इस तरह से ग्राफ आया। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जैसे ये टॉप है ना, तो इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे आगे जो भी पोजीशन आया टॉप पे, उस सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब यहाँ पे फिर यहाँ पे इस तरह से आगे इंक्रीजिंग वाले पे आया, सिमिलर पोजीशन पे क्या आया, सिमिलर। हाँ, इन्होंने क्या किया, सिमिलर पोजीशन पे जो एलिमेंट आया उसका तो क्या देखा इन्होंने कि सिमिलर प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख ले, बोलो लिखोगे इसमें, लूथर मेयर कैलकुलेट एटॉमिक वॉल्यूम, Luther Meyer calculate atomic volume by dividing density in solid state. Luther Meyer calculate atomic volume by dividing Luther Meyer calculate atomic volume by dividing density in solid state, ठीक है। तो एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल तो क्या होता है, बोलो सर आपने लास्ट में क्या बोला, मास बाय डेंसिटी। एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल तो लिख लोगे एटॉमिक मास डिवाइड बाय डेंसिटी। सर आपने अभी लास्ट में लाइन बोली। हाँ, लास्ट लाइन क्या बोला, मैंने बोला लूथर मेयर कैलकुलेट एटॉमिक वॉल्यूम by dividing density in solid state,
तो एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, लिख लिया ना? हाँ सर। हाँ सर। लिखोगे? Then he plotted a graph between atomic volume and atomic mass. Then he plot graph between atomic volume versus atomic mass. Atomic volume versus atomic mass. Atomic volume versus atomic mass. ठीक है, तो आप लोग ड्रॉ करोगे। ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिए? हाँ सर। यस सर। लिखोगे ऑब्जर्वेशन, लिखोगे ऑब्जर्वेशन। सर 1 मिनट प्लीज। ओके, ऑब्जर्वेशन लिखोगे। लिखोगे ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या बोला कि सिमिलर एलिमेंट क्या होगा? सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। अगर टॉप पे जैसे लिथियम है या सोडियम है, पोटासियम, इसका क्या होगा प्रॉपर्टीज? सेम। अगर जैसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बेरिलियम या मैग्नीशियम या कैल्शियम, तो इसका क्या होगा प्रॉपर्टीज? सेम। असेंडिंग ऑर्डर के मिडिल में क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, आगे क्या आएगा? ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसका क्या होगा प्रॉपर्टीज? सेम। ठीक है, लिखोगे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखना, सिमिलर एलिमेंट ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन कर्व। सर एक बार फिर से बोलिए। सिमिलर एलिमेंट ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन कर्व। सिमिलर एलिमेंट ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। ठीक है, सेकंड नंबर लिख लेना। सेकंड नंबर लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल ना? हाँ। हाँ सर। तो अल्कली मेटल ऑक्यूपाई कहाँ पे ऑक्यूपाई किया? कर्व का टॉप ना? लिख हाँ लोगे सर। अल्कली मेटल ऑक्यूपाई टॉप ऑफ द कर्व। अल्कली मेटल ऑक्यूपाई, सेकंड पॉइंट लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड जो भी होगा, अल्कली मेटल ऑक्यूपाई टॉप ऑफ द कर्व। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाई, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाई, कहां पे अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाई किया? देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिडिल ऑफ कर्व, यही है ना? हाँ। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाई क्या लिखेंगे? मिडिल ऑर्डर ऑफ नहीं से लिखें अल्कलाइन अर्थ, Descending order in middle of the curve. हाँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाई डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मिडिल ऑफ कर्व, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मिडिल ऑफ कर्व।
ठीक है। उसके बाद हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको क्या बोलते हैं? हेलोजन ना? सर क्या बोलेंगे? हेलोजन ऑक्यूपाई Middle of the ascending curve. Middle of the ascending curves. हाँ, लिख लो। हेलोजन एलिमेंट ऑक्यूपाई मिडल ऑफ असेंडिंग ऑफ कर्व। ठीक है। आगे लिख लेना। हाँ, लास्ट लाइन क्या लिखा है? हेलोजन एलिमेंट ऑक्यूपाई, हेलोजन एलिमेंट ऑक्यूपाई Middle of the ascending order of middle of curve. the ascending of curve, middle of ascending of curve, middle of ascending of curve। ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लिखना। इसमें देखो आगे क्या आएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट आएगा, यहाँ से इस तरह से आएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट बॉटम ऑफ द कर्व ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब कौन से? ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट वाले को, मैक्सिमम जो एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। उसमें 3 एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब के सब क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। तो लिख लोगे ट्रांजिशन एलिमेंट occupy, transition element occupy bottom of the curve, transition element occupy bottom of the curve, transition element occupy bottom of the curve। लिख लिया ना? ओके, चलो। तो ये हम लोग का था पीरियोडिक टेबल का। इसके बाद अब जो 2 बचे हुए, मैंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड कौन सा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। मैंडलीव से यहाँ तक जितने भी पढ़े बच्चे, रेयर केस क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी अगर पूछा तो न्यूलैंड या ट्राइड्स रूल्स है। ठीक है। बाकी उससे और इन सबसे उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, बट अगर कहीं पूछ दे तो हम लोग को नॉलेज में होना चाहिए। लेकिन मैंडलीव, उसके बाद मॉडर्न, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मॉडर्न से भी ज्यादा मैंडलीव हो जाता है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा डिपेंडेंट, मतलब जो बनाया गया टू द कॉपी ऑफ मैंडलीव। अगर मैंडलीव पीरियोडिक टेबल नहीं होता तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बनता। अगर बनता भी तो बहुत ही डिफिकल्ट से, क्योंकि आप लोग देखेंगे मैंडलीव पीरियोडिक टेबल को ही क्या किया गया? इलोंगेट कर दिया। मैंडलीव टेबल एटॉमिक मास पे है, मॉडर्न क्या है? Atomic number. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी एटॉमिक नंबर पे। ठीक है। बस यही फर्क है, बाकी बहुत सारे चीज क्या है? सिमिलर। इसलिए मैंडलीव क्या होता है? ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे? कल मैंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ करके आओगे। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ओके। आप लोग क्या करना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। ठीक है। जो न्यू बच्चे हैं उसका, उसने भी जो किए हैं या जो आज अभी ज्वाइन किए हैं तो उसके लिए तो नहीं, बट अगर जो न्यू बच्चे हैं अगर उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या क्वांटम नंबर का सॉल्व होता है तो उसको सॉल्व करके रखोगे। ठीक है। तो लेकिन जो बच्चे पढ़ लिए उसको सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे देखते हैं। ओके, बाय एवरीवन। Bye, sir.